नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यानी जी रूटीन में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए सामान्य प्रबंध का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि संगठन से संबंधित है, विकेंद्रीकरण लेके आया हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि विकेंद्रीकरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उनके आज कौन कौन से हम टॉपिक देखने वाले हैं वो इस वीडियो में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है, विकेंद्रीकरण की परिभाषा, विकेंद्रीकरण के महत्व और अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में क्या अंतर है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं विकेंद्रीकरण क्या होता है। जैसे हम बात करें विकेंद्रीकरण की, तो विकेंद्रीकरण और अधिकार अंतरण दोनों एक जैसे माने जाते हैं, लेकिन कुछ हद तक इनमें कुछ अंतर भी है। आपने अधिकार अंतरण समझा है। अधिकार अंतरण में क्या होता है कि एक उच्च अधिकारी अपने कुछ अधिकार क्या करता है, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दे देता है, यानी कि वो उत्तरदायित्व के साथ साथ उन्हें कुछ राइट्स भी दे देता है, कुछ अथॉरिटी दे देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिकारों का अंतरण कहते हैं। लेकिन जब एक उच्च अधिकारी संपूर्ण संगठन में अपने सारे अधिकार यानी कि कुछ अधिकार को छोड़ करके वो अपने सारे अधिकार अगर अपने संगठन में बांट देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। आइए हम कुछ यहाँ पर एक बुक की लैंग्वेज में समझ लेते हैं। जैसे कि दिया गया है कि जब एक उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अभी जैसे मैंने आपको बोला है कि वो अपने पूरे संगठन में क्या कर रहा है, एक व्यापक रूप में क्या कर रहा है, अपने अधिकारों को बांट रहा है, यानी कि अपने अधिकार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को या अन्य कर्मचारी को क्या कर रहा है, वो दे देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो जब एक उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अधिकारों का भारार्पण किया जाता है, तो उसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। आगे इसने दिया है सामान्यतः विकेंद्रीकरण द्वारा उच्च अधिकारी संपूर्ण कार्यों को यानी कि अधिक महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर वो अपने कुछ ऐसे राइट्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो अपने पास रखता है, बाकी के सारे राइट्स क्या करता है, अपने अधिकारों को अधीनस्थ कर्मचारियों को दे देता है। तो अधीनस्थ कर्मचारियों को हस्तांतरित कर देता है। संक्षेप में अगर हम बात करें तो विकेंद्रीकरण भारार्पण का ही एक रूप है जो कि भारार्पण की तुलना में अधिक व्यापक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भारार्पण और विकेंद्रीकरण, या हम बात करें अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण, क्या होते हैं। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझें, तो किसी विद्यालय में जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जब किसी एक डिपार्टमेंट के किसी एक मुख्य व्यक्ति को यानी कि उसके अध्यक्ष को अगर कोई प्रिंसिपल कुछ कार्य सौंप देता है या उस कार्य के साथ साथ अपने अधिकार भी कुछ दे देता है, जैसे वो दे देता है कि आप अपने डिपार्टमेंट में नियुक्ति जो है वो आप अपने स्तर पर कर सकते हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम अधिकारों का अंतरण कहेंगे। लेकिन जब ऐसा डिसीजन वो अपने संपूर्ण संगठन में यानी कि विभिन्न विभागों में अगर सभी अध्यक्षों को दे दे कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, अपने यहाँ पर अधीनस्थों की जो नियुक्ति है वो आप कर सकते हो, तो इस प्रकार को व्यापक तरीके से अगर हम देखें तो क्या कहेंगे, इसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। चलिए हम कुछ परिभाषाएं यहाँ पर देख लेते हैं जो कुछ विद्वानों ने दी है, और उसके आधार पर हम समझते हैं कि विकेंद्रीकरण आखिर होता क्या है। जैसे एलन ने यहाँ पर कहा है कि विकेंद्रीकरण का तात्पर्य समस्त संगठन में व्यवस्थित ढंग से निर्णय संबंधित अधिकारों को अधीन व्यक्तियों को सौंप देना। जो हमारे अधीन काम कर रहे हैं, जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जब हम उन्हें ऐसे डिसीजन जो निर्णय संबंधित अधिकार हैं वो अगर हम दे देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसे हम क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। ये किसका कहना है, ये एलन का कहना है। उसी प्रकार से कीथ डेविस ने कहा है कि सत्ता एवं उत्तरदायित्व का जहां तक व्यवहारिक हो संगठन की छोटी से छोटी इकाई तथा व्यापक वितरण विकेंद्रीकरण कहलाता है। यानी कि उत्तरदायित्वों को जब हम किसी अधीनस्थ कर्मचारी को देते हैं और उसको हम अधिकार भी सौंप देते हैं, तो और वो क्या है, छोटी से छोटी इकाई तक यानी कि एक एक बंदे तक वो अधिकार पहुंच रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। अगला हम देखें तो हेनरी फ्योल ने यहां पर कहा है कि अधीनस्थ वर्ग की भूमिका के महत्व में वृद्धि करने वाला प्रत्येक कार्य विकेंद्रीकरण कहलाता है। जो अधीनस्थ की भूमिका में महत्व पैदा करता है, या हम बात करें जब आप किसी अधिकारी को कुछ अधिकार सौंप देते हो अपने अधीनस्थ कर्मचारी को, तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, उसकी भूमिका बढ़ जाती है, उसका महत्व बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विकेंद्रीकरण कहेंगे। एक और यहाँ पर परिभाषा ई एफ एल्ब्रेcht द्वारा विकेंद्रीकरण अधिकार अंतरण के फलस्वरूप मिलने वाले उत्तरदायित्वों का आकार है। जो अधिकार अंतरण जो हमारे रहता है, जिसमें हमने देखा है अधिकार अंतरण यानी कि भारार्पण जिसको हम कहते हैं एक दूसरे नाम से, तो अधिकार अंतरण या भारार्पण के फलस्वरूप जब अधिकारियों को उत्तरदायित्व के साथ साथ कुछ राइट्स मिल जाते हैं, छोटे से छोटे राइट्स भी मिल जाते हैं, यानी कि कुछ इंपोर्टेंट राइट्स जो है वो उच्च अधिकारी अपने पास रखता है, बाकी सारे राइट्स क्या कर देता है, अपने अधीनस्थ कर्मचारी को सौंप देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो ये थी इसकी कुछ परिभाषाएं, विकेंद्रीकरण का आशय हमने देख लिया, परिभाषा देख लिया। अब हम कुछ महत्व समझ लेते हैं
कि विकेंद्रीकरण हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप किसी संगठन का प्रबंध करते हैं तो आपके लिए विकेंद्रीकरण महत्वपूर्ण देखा गया है। ठीक है ना, किसी उपक्रम का, किसी संगठन का या किसी संस्था का अगर आप प्रबंध कर रहे हैं और आप उसमें संगठन का कार्य कर रहे हैं तो ऐसी दशा में आपको विकेंद्रीकरण का भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें विकेंद्रीकरण का महत्व, तो पहला महत्व आता है उच्च अधिकारियों के भार में कमी। देखिए अभी हमने देखा है कि कोई एक अधिकारी जो होता है, उच्च अधिकारी, वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अपने कार्य और अपने जो अधिकार है वो बांट देता है। तो जब कोई उच्च अधिकारी अपने कार्य व अपने अधिकार को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में सौंप देता है या बांट देता है तो ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर जो लोड होता है या जो भार होता है वो कम हो जाता है। यानी कि जो छोटे छोटे कार्य होते हैं उसमें उसका समय बर्बाद नहीं होता है और वो केवल महत्वपूर्ण कार्यों को ही देखता है। तो एक उच्च अधिकारी के लिए विकेंद्रीकरण कितना महत्वपूर्ण है कि वो उसके भार में क्या कर देता है, कमी लेके आ जाता है। उसको जबरन का जो बर्डन होता है, ठीक है ना, जो छोटे छोटे एक्टिविटीज होती है उनका जो भार एक उच्च अधिकारी के ऊपर होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण की इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो उच्च अधिकारी के भारों में क्या कर देता है, कमी कर देता है। नेक्स्ट यहां पर आता है युवा अधिकारियों को प्रेरणा। देखिए जब कोई अधीनस्थ कर्मचारी को अगर कुछ राइट्स मिल जाते हैं, यानी कि अगर युवाओं को यह अधिकार मिल जाए कि वो अपने कार्य को अपने स्तर पर कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो ऐसी कंडीशन में उनको कुछ मोटिवेशन मिलती है, यानी कि प्रेरणाएं मिल जाती है। ठीक है ना, ताकि वो उस कार्य को संलग्न रूप से करें, बहुत ही अच्छे तरीके से करें, जिम्मेदारी से करें। तो यहां पर विकेंद्रीकरण का महत्व यह है कि जब किसी उच्च अधिकारी द्वारा किसी अधीनस्थ कर्मचारी को, जो कि युवा अधिकारी है, उसे अगर कुछ राइट्स मिल जाते हैं अपने कुछ लाइबिलिटीज के साथ या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ, तो ऐसी कंडीशन में वो यहां पर अपने आप को मोटिवेटेड समझेगा या फिर अभिप्रेरित समझेगा या उसको प्रेरित होगा उस चीज से, उस काम के प्रति। अगला यहां पर महत्व आ जाता है विविधीकरण को प्रोत्साहन। देखिए अभी हमने देखा है कि जो अधिकार अंतरण होते हैं वो केवल एक विभाग के आधार पर किए जाते हैं, यानी कि किसी एक ही विभाग के अधिकारी को हमने ये अधिकार दिए हैं कि आप इन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने विभाग में नियुक्ति कर सकते हैं अपने कर्मचारियों की। लेकिन जब हम अलग अलग डिपार्टमेंट में ये सारे काम दे देते हैं तो इसे हम विकेंद्रीकरण कह देते हैं। अब इसी पार्ट को लेकर के विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि विकेंद्रीकरण एक ऐसा सिस्टम है जिसमें व्यापक रूप से प्रत्येक विभाग को अधिकार सौंप दिए जाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि विविधीकरण को प्रोत्साहन मिल रहा है। जो प्रत्येक अलग अलग विभाग है वहां से जो टैलेंट है वो अपना इस विकेंद्रीकरण के माध्यम से निकलता है। तो यहाँ पर विविधीकरण को क्या मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है। अगला आता है निर्णय लेने में सुविधा। देखिए जब कोई उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अधिकार सौंप देता है तो वहां केवल एक नहीं, यहाँ बहुत सारे प्रबंधक आ जाते हैं और ऐसी कंडीशन में निर्णय लेने में हमें सुविधा मिल जाती है, क्योंकि जिन अधिकारियों को, अधीनस्थ कर्मचारियों को हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुछ अधिकार दे देते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो भी अपने हिसाब से हमें सलाह दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं। या हम बात करें जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी है, जब वो हमसे इस विकेंद्रीकरण के माध्यम से जुड़ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो हमसे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत सलाह ले सकते हैं और उस सलाह के माध्यम से वो तुरंत क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। तो निर्णय लेने में भी हमारे लिए विकेंद्रीकरण क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, इसने दिया प्रेरणा एवं मनोबल में वृद्धि। देखिए अधीनस्थ कर्मचारी को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो उसमें इतनी मनोबल में वृद्धि नहीं हो पाती, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए उसे अगर कुछ राइट्स भी मिल जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसके मनोबल में वृद्धि हो जाती है और वो मोटिवेटेड हो जाता है, वो प्रेरणादायी हो जाता है। अगला यहां पर आता है योग्य प्रबंधकों की प्राप्ति। देखिए जब आप एक उच्च अधिकारी के कुछ राइट्स अगर आप निम्न स्तर में अगर बांट देंगे, आप कर्मचारियों में बांट देंगे, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर कुछ ऐसे प्रबंधक होते हैं जो छुपे हुए रहते हैं। ठीक है ना, सबके दिमाग में अलग अलग आइडियाज चलते हैं, नीतियां चलती है, प्लानिंग चलती है। तो ये कब निकल के आएगी, जब हम विकेंद्रीकरण करेंगे। जब हम विकेंद्रीकरण करते हैं तो एक छोटे से छोटे निम्न स्तर का व्यक्ति भी एक बड़े स्तर पर सोच सकता है। तो यहाँ पर योग्य प्रबंधकों की हमें क्या हो सकती है, फ्यूचर में प्राप्ति हो सकती है और इसी बेसिस पर हम क्या करते हैं, पदोन्नति करते हैं या पदावनति करते हैं। ठीक है ना, पदोन्नति मतलब ऊपर लेके जाना, पदावनति मतलब उसको नीचे लेके आना। ठीक है ना। अगला आता है उद्देश्य अनुसार प्रबंध में सुविधा।
देखिए हमारे जो लक्ष्य हैं, हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन्हीं लक्ष्यों के आधार पे हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, और मैनेजमेंट का एक पार्ट आ गया संगठन। अब संगठन का भी एक पार्ट आ जाता है विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण हम इसी पर्पस पे करते हैं कि हम हमारे उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें, हम हमारे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो विकेंद्रीकरण का महत्व क्यों है? क्योंकि उद्देश्य अनुसार प्रबंधन में हमें सुविधा मिलती है, हमें मदद मिलती है। तो ये थे विकेंद्रीकरण के महत्व। अब हम बात करेंगे अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर क्या क्या होता है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर कुछ अंतर मैं आपके लिए लेके आया हूं, आप इनको नोट भी कर लीजिएगा। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला अंतर की हम बात करें तो पहला अंतर आता है आशय या अर्थ। जैसे कि अभी हमने देख लिया है अर्थ, फिर भी अगर हम अर्थ के बारे में देखें तो अधिकार अंतरण जो होता है वो अधिकारी से सत्ता का अधीनस्थों को हस्तांतरण करने की प्रक्रिया है, जो अधिकारों को क्या करती है, हस्तांतरित करती है। जो हमारे जो उच्च अधिकारी होते हैं वो अपने निम्न स्तर के अधीनस्थ कर्मचारी तक क्या करते हैं, सत्ता को प्रवाहित करते हैं या अपने अधिकार प्रवाहित होते हैं। लेकिन विकेंद्रीकरण में क्या होता है, तो ये संपूर्ण संगठन, देखिए अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण दोनों कॉमन है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? तो ये एक छोटे लेवल पे होता है अधिकार अंतरण, लेकिन विकेंद्रीकरण एक बड़े लेवल पे होता है, बड़ी स्तर पे होता है, व्यापक अर्थ में होता है। तो संपूर्ण संगठन में सत्ता का फैलाव करना ही क्या है, विकेंद्रीकरण है संपूर्ण संगठन में। और ये केवल एक अधीनस्थ अधिकारी के ऊपर की बात हो रही है, ठीक है ना, कि आप अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को कार्य सौंप रहे हैं तो वो अधिकार अंतरण हो गया, लेकिन आप संपूर्ण संगठन को कार्य सौंप रहे हैं या अधिकार सौंप रहे हैं तो वो क्या हो गया, विकेंद्रीकरण हो गया। अगला अंतर आ जाता है क्षेत्र। तो जैसे कि अभी आपको क्लियर हो गया कि अधिकार अंतरण जो होता है वो एक छोटा सा क्षेत्र में हो रहा है, क्योंकि वो एक ही अधिकारी की बात कर रहे हैं, कुछ अधिकारी की बात कर रहा है जिसमें कुछ राइट्स हम दे रहे हैं। लेकिन विकेंद्रीकरण में कुछ राइट्स अपने पास रखते हैं, बाकी सारे राइट्स क्या कर देते हैं, हम अपने अधीनस्थ कर्मचारी को देते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर अधिकार अंतरण का क्षेत्र क्या होता है, संकुचित यानी कि छोटा होता है, और जो विकेंद्रीकरण है उसका जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है। अगला आता है स्तर। तो स्तर की बात करें तो यह उच्च अधिकारी से निम्न स्तर के अधिकारियों पर कर्मचारियों को किया जाता है। ये जो अधिकार अंतरण की प्रोसेस है ये किन के बीच होती है, ये उच्च अधिकारी से लेकर के निम्न स्तर के अधिकारी, यहां तक ही होती है। हमने टॉप लेवल पढ़ा है, मिडिल लेवल पढ़ा है, या हमने लो लेवल पढ़ा है, जो मैनेजमेंट का लेवल है वो हमने देखे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो आप इस वीडियो को देखने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं। अब स्तर की बात करें विकेंद्रीकरण में तो यह समूहों, संभागों, विभागों, उप विभागों, शाखाओं आदि के स्तर पर किया जाता है। यानी कि ये कोई उच्च अधिकारी और निम्न स्तर के अधिकारी तक सीमित नहीं है, ये सभी विभाग, समूह, उप विभाग, संभाग, तो इन सभी में क्या बटा रहता है, तो यहीं पर विकेंद्रीकरण किया जाता है। अगला इसका आ जाता है प्रकृति, यानी कि इसका नेचर कैसा होता है। तो अधिकार अंतरण क्या होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, यानी कि आप सारे अधिकार एक साथ नहीं देते हैं, आप कुछ कुछ अधिकार देते हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा होता है। लेकिन यह क्या होता है, ये सामूहिक होता है, यह पूरे संगठन में हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यह सामूहिक प्रकृति का होता है। अगला अंतर हम यहाँ देखेंगे समग्र नियंत्रण तथा उत्तरदायित्व। देखिए जब आप अधिकार अंतरण करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप उसको राइट्स तो दे देते हैं, लेकिन उसकी कंट्रोलिंग जो होती है वो उच्च अधिकारी के पास ही होती है। तो अधिकार अंतरण में क्या होता है कि इसमें निर्णयन का अधिकार अधीनस्थों को प्रदान किया जाता है, किंतु समग्र नियंत्रण और उत्तरदायित्व तो उच्च अधिकारी के पास ही रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब एक अधिकारी, उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को कार्य सौंपता है, अधिकार सौंपता है, तो उसमें उसके लिए जो जवाबदारी है वो कौन रहता है, वो उच्च अधिकारी ही रहता है, और जो कंट्रोलिंग का काम है वो भी कौन करता है, उच्च अधिकारी करता है। लेकिन विकेंद्रीकरण में ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इकाइयों को निर्णयन के अधिकार के साथ साथ समग्र नियंत्रण व उत्तरदायित्व भी हस्तांतरित कर दिया जाता है, यानी कि उनको अधिकारों के साथ साथ जिम्मेवार भी ठहराया जाता है कि अगर आपने इसमें कुछ मिस्टेक की है तो इसके लिए जिम्मेदार आप ही होंगे। तो विकेंद्रीकरण में यहाँ पर क्या हो रहा है कि निर्णयन के साथ साथ उन्हें हम अधिकार भी दे रहे हैं, और उसके लिए वो नियंत्रण भी कर सकते हैं, और उसके लिए वो उत्तरदायी भी हो सकते हैं। अगला हमारा अंतर आ जाता है मार्गदर्शन, ठीक है, यानी कि कौन किसको मार्गदर्शित करता है, ठीक है ना। तो यहां पर दिया गया है अधिकार अंतरण में कि अधीनस्थ कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं, ठीक है। हमने देखा है कि अधिकार अंतरण में क्या हो रहा है, उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को कार्य सौंप रहा है, तो यहाँ पर वो अधिकार जो अधीनस्थ कर्मचारी वो अपने उच्च अधिकारी के मार्गदर्शन पर ही काम करेगा, ठीक है ना, तथा जरूरत पड़ने पर कठिनाई की दशा में वो क्या कर सकता है, उससे संपर्क भी कर सकता है, ठीक है। मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो सीधे सीधे किससे बात करेगा, वो अपने उच्च अधिकारी से बात कर लेगा। लेकिन विकेंद्रीकरण में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें इकाइयों को प्रत्येक कार्य में पूरी पूरी स्वतंत्रता दी जाती है,
तो यहाँ पर वो अपने गाइडेंस के हिसाब से काम करते हैं, यानी कि सेल्फ गाइडेंस चलता है, और अधिकार अंतरण में क्या होता है, एक उच्च अधिकारी के गाइडेंस के हिसाब से उन्हें काम करना पड़ता है। आगे और अंतर की बात करें हम, तो अगला अंतर आता है मूल्यांकन, यानी कि जो वैल्यूएशन हम करते हैं कि किसके आधार पर मूल्यांकन करेंगे, हम जो एनालिसिस करेंगे कि काम ठीक से हुआ या नहीं हुआ, तो इस प्रकार का मूल्यांकन हम अधिकार अंतरण में कैसे करते हैं। तो इसने दिया है अधीनस्थों के निर्णयों का प्रतिदिन मूल्यांकन होता है। अधीनस्थों के निर्णयों का प्रतिदिन मूल्यांकन होता है। जो उच्च अधिकारी क्या करता है, अपने अधीनस्थ कर्मचारी को कार्य सौंप रहा है, तो इसकी वो डेली रिपोर्ट मांगता है, या हम बात करें आपने उसका जो वैल्यूएशन होगा, उसका जो कैलकुलेशन होगा, वो डेली किया जाएगा, यानी कि मूल्यांकन दिन प्रतिदिन के हिसाब से किया जाता है। लेकिन विकेंद्रीकरण में उसका मूल्यांकन प्रतिदिन के हिसाब से नहीं होता है। अगला हम बात करें अवधि की बात करें, तो यह प्राय अल्प अवधि का होता है और यह प्राय दीर्घ अवधि का होता है, क्योंकि ये बड़े स्तर पर हो रहा है विकेंद्रीकरण, इसलिए ये लंबी अवधि का होता है। लेकिन अधिकार अंतरण एक छोटे स्तर पर होता है, इसलिए उसकी अवधि क्या होती है, कम होती है। तो साथियों, ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें हमने देखा कि विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, महत्व क्या है, और अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर क्या है। तो आप लोगों ने अगर हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, ताकि आपको इस पटवारी परीक्षा में सामान्य प्रबंध में पूछे जाने वाले प्रश्नों में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहे। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।